राम राम, जय छत्तीसगढ़। आप सभी का मेरे YouTube चैनल सत्य साक्षात्कार में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आप सभी से निवेदन कि कृपया आप सब मेरे चैनल को लगातार सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट्स करते रहिएगा। देखिए, लगभग 100 दिन का आप बोल सकते हैं गैप है। जब लोकसभा चुनाव का डिक्लेरेशन हो जाएगा, चुनाव आचार संहिता लग जाएगा और आज की स्थिति में मेरे को ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे तैयारी से आगे बढ़ रही है और 14 का चुनाव हो या 2019 का चुनाव हो, बीजेपी की सीटें बढ़ी 282 से, पिछले चुनाव में 303 सीट। और आप मान के चलिए कि इस बार स्थिति भारतीय जनता पार्टी के लिए और भी ज़्यादा मेरे को मुनासिब लगता है और उनके फेवर में लगता है, क्योंकि पूरा भारत देश एक प्रकार से विकास के साथ साथ सुरक्षा के मापदंडों पर खरा उतरते हुए प्रभु राम के प्रेम में, उनकी भावनाओं में और उनकी श्रद्धा में बहने लग गया है। क्योंकि 22 जनवरी को हम सबके आराध्य देव प्रभु राम भव्य राम मंदिर में प्रवेश करने वाले हैं, उनका गृह प्रवेश होने वाला है और पूरा भारत ही नहीं पूरी दुनिया इसकी प्रतीक्षा में और उसके प्रेम में और श्रद्धा में डूब चुकी है। देखिए, आज मैं इस अंक में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस विधानसभा चुनाव हारने के बाद 11 सीटों पे उसकी क्या रणनीति बन सकती है या कांग्रेस के कर्णधारों को क्या रणनीति बनाना चाहिए, इस पर मैं अपनी राय, विचारधारा और अपना एक प्रकार से एक संक्षिप्त में आकलन आप सबके सामने रखना चाहता हूं और उम्मीद है कि आप सबको पसंद आएगा। क्या पता कांग्रेस के कर्णधारों को, कांग्रेस के नेताओं को पसंद आया या ना है, मैं नहीं जानता, लेकिन अगर आप सबको पसंद आएगा तो कृपया आप शेयर जरूर करिएगा और लगातार सब्सक्राइब करते रहिएगा। विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी अच्छा जीती। हम सब अपने जो आकलन और विश्लेषण में सफल हुए। पूरा देश इसमें मात खा गया इस विश्लेषण में कि कांग्रेस की ही सरकार बन रही है छत्तीसगढ़ में। भूपेश बघेल बहुत लोकप्रिय नेता हैं और वो जिस ढंग से राजनीति किए, ऐसा दिल्ली में बैठे विशेषज्ञ और पत्रकार मानते थे कि यहाँ पे भूपेश बघेल जी को कोई चैलेंज नहीं है। और कांग्रेस पार्टी भी, चाहे गांधी परिवार हो या केंद्रीय नेतृत्व हो, भूपेश बघेल को हिंदुस्तान की राजनीति में एक बड़ा नेता बनाकर सामने ला भी रही थी। लेकिन चुनाव हारे। चुनाव हारने के बाद लगातार भूपेश बघेल के ऊपर जो हार का ठिकरा कांग्रेस के नेताओं के द्वारा फोड़े जाने लगा और जो जीते वो भी भूपेश बघेल को दोषी ठहरा रहे हैं, जो सुनने में आ रहा है, और हार रहे हैं तो स्वाभाविक है। तो भूपेश बघेल जी को क्यों ही दोषी ठहरा रहे हैं कि उनके क्रियाकलापों या भ्रष्टाचार या गलत टिकट वितरण या कुछ लोगों के खिलाफ अंदरूनी साजिश को लेकर जो असंतोष है वो सब सामने आ रहा। आप देख लीजिए, चाहे जयसिंह की बात हो या और भी किसी, जयसिंह अग्रवाल जी जो मंत्री थे उनकी बात हो और भी नेताओं की बात हो, आप खुद आप समझ रहे हैं। फिर महादेव सट्टा ऐप के चार्जशीट में भूपेश बघेल का फिर से नाम आना और जो असीम दास जिसके पास से लगभग 5.5 करोड़ रुपए कैश पकड़ाया, उसके द्वारा भूपेश जी का नाम लेना, और शुभम सोनी जो दुबई में बैठा है, जो महादेव सट्टा ऐप का प्रमोटर है, उसके द्वारा ईडी को बयान में भूपेश बघेल जी का नाम लेना, बयान देना, ये कुल मिलाकर भूपेश बघेल जी की मुसीबतों को आगे बढ़ाएगा। और लगता है कि इन्हीं सब कारणों से, और भी कारण हैं जिसकी चर्चा मैं पहले भी कि आगे भी करूंगा, कि भूपेश बघेल की मुसीबतें बढ़ेंगी, ऐसा मेरे को लगता है। लेकिन अब ये वक्त बताएगा। इस प्रकार से देखा जाए तो कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ताओं में बहुत मायूसी है। 5 साल बड़ा विचित्र ढंग से कांग्रेस पार्टी चली। केंद्रीय नेतृत्व ने पूरा भूपेश बघेल को सौंप दिया छत्तीसगढ़, और वो एक प्रकार से कांग्रेस के नेताओं का ये कहना है कि उन्होंने मनमाना किया। आपने 4-5 साथियों, 7-8 साथियों को 2-4 आपके जो IAS ऑफिसर हैं, जिनका नाम मैं बाद में बताऊंगा बड़ा डिटेल से कि किन IAS अफसरों ने उनको डुबाने का या उनको इस स्थिति में लाने का, जिनके ऊपर जिम्मेदारी
बताई जाती है, उनका नाम मैं लूँगा, वक्त है। लेकिन अभी मैं लोकसभा के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि 11 लोकसभा में कौन कौन उम्मीदवार होने चाहिए या किसको लड़ाने से कांग्रेस एक प्रकार से लड़ती हुई दिखेगी। देखिए 2004 के चुनाव में 1 सीट जीती, 2009 में कांग्रेस 1 जीती, 2014 में 1 जीती और 2019 में 2 सीट जीती। इसका मतलब आप समझ सकते हैं, आप 2018 में सरकार बनाने के बाद भी 67 सीट आने के बाद भी कांग्रेस पार्टी 11 में मात्र 2 सीट जीत पाई, वो भी बड़ी मुश्किल से बस्तर और कोरबा। और अगर कोरबा को माना जाए तो चरणदास महंत जी का वो व्यक्तिगत जीत थी, उनकी लोकप्रियता की जीत थी, उनके मैनेजमेंट की जीत थी और उनके राजनीतिक अनुभव की जीत थी, उनके परिवार के बैकग्राउंड की जीत थी। कोरबा ने तो सवाल ही नहीं है कोई दूसरा जीतता, और दीपक बैज जी बस्तर का चुनाव जीते जो समय में ले थे। अब मैं शुरुआत करता हूं सरगुजा से ही। देखिए सरगुजा की 8 सीटों में भारतीय जनता पार्टी के एमएलए जीत के आए। वहां पे मेरे को नहीं लगता कि आज भी आप टीएस बाबा के बिना चुनाव लड़ सकते हैं, चाहे जो भी लोग समझे, चाहे जैसा भी समझे, क्योंकि संगठन उन्हीं के पास है। हाँ, बृहस्पति सिंह जी अगर माफी मांग लें और जो वो पुरानी गलती किए या किसी अपने बड़े नेता के कहने के खेल में खेल कर और टीएस बाबा के ऊपर आरोप लगा वो माफी मांग ले, तो एक अच्छे उम्मीदवार बृहस्पति सिंह जी हो सकते हैं। बाकी टीएस बाबा को सौंप देना चाहिए। सरगुजा की ट्रैवल सीट है ये। रायगढ़, देखिए रायगढ़ में आप मान के चलिए उमेश पटेल जी धाकड़ नेता हैं, एक प्रकार से उनको जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। पिछली बार कांग्रेस से लालजीत राठिया जी लड़े थे, जो धर्मजयगढ़ के एमएलए थे, वो फिर दोबारा जीते। लेकिन इसके अलावा यहाँ पर कुंवर आपके जो रायगढ़ के राजा हैं उनकी बेटी रानी जयमाला देवी जी लगातार टिकट मांग रही हैं। सुरेश कुमार जी एमएलए थे 27 साल तक, उनके पिताजी एक वो प्रबल दावेदार वो खुद भी हैं। विद्यावती सीधार जी वो एमएलए जीत के आई, वो भी दावेदार हैं। क्या लालजीत राठिया पिछला चुनाव गोमती साय जी सारे थे, क्या फिर लड़ेंगे कि कोई नया आदिवासी नेता आएगा, ये वक्त बताएगा। लेकिन यहाँ की जिम्मेदारी निश्चित रूप से उमेश पटेल को दे दी जानी चाहिए। रायगढ़ की अगर जोरदार चुनाव कांग्रेस को लड़ना है तो सरगुजा टीएस बाबा को सवाल ही नहीं है, रायगढ़ उमेश पटेल जी और टीएस बाबा को क्यों। अच्छा, इसमें सीधे परिवार को भी, कोरिया परिवार का, क्योंकि जो कोरिया की 3 सीट है वो रायगढ़ में आती है। आप बात ध्यान में रखिएगा। कोरबा फिर से महंत जी का परिवार, सवाल ही नहीं है, वो तो विपक्ष के नेता बन गए, बड़े सुलझे हुए नेता हैं। वो एक सीट बहुत टफ फाइट में लाकर फिर से दे सकते हैं। हालांकि इस बार 11 की 11 सीट भारतीय जनता पार्टी आज की स्थिति में बहुत मजबूत स्थिति में, मेरे को नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी प्रत्याशी के बाद में आपको बताऊंगा, लेकिन आज की स्थिति में कांग्रेस की स्थिति बिल्कुल भी मेरे को बहुत मजबूत नहीं दिखती। अब आ जाइए जांजगीर की लोकसभा सीट। देखिए ये सुरक्षित सीट है शेड्यूल कास्ट के लिए, 8 की 8 सीट यहाँ पे कांग्रेस जीती है। तो क्या यहाँ पुत्री जांगड़े जी जो दोबारा जीती, या शेषराज हरवंश जी जो बड़ा कठिन चुनाव जीती आपका पामगढ़ से, उनको टिकट मिल सकता है क्या? बड़ी लोकप्रिय नेत्री हैं। इसके अलावा एक नाम आपको मैं और बता रहा हूँ, शिव डहरिया जी जो 5 साल मंत्री थे और जो सतनामी समाज के बड़े नेता माने जाते हैं, इनको उतारा जाए। 5 साल इन्होंने मंत्री रहा, अपने आप को वो सतनामी समाज के कद्दावर नेता मानते हैं, उतारिए इनको आप। इनके पास संसाधन की भी कोई कमी नहीं है, बिल्कुल। अब पार्टी क्या करती मैं नहीं जानता। अब आ जाइए बिलासपुर। बिलासपुर में मेरे को नहीं लगता कि कांग्रेस के पास बहुत अच्छा कोई नेता है। अटल श्रीवास्तव जी लड़े थे, हार गए अरुण साहू जी के सामने। आज अटल श्रीवास्तव जी एमएलए बन गए हैं कोटा से, शायद वो फिर से लड़ सकते हैं। कांग्रेस को लड़ाना चाहिए। अपने विधायकों को अगर वो 35 हैं तो 2, 4, 5 अगर जीत भी गए, हालांकि सवाल ही नहीं है कि मैं एक तरफा बोल दूं कि जीत जाए। मैं आपको फिर बोलता हूं कि 11 की 11 सीट आज की स्थिति में मेरे को नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी कहीं से भी कमजोर दिखती है। लेकिन प्रत्याशी वितरण के बाद ही सही मूल्यांकन हो पाएगा। क्या टीएस बाबा को बिलासपुर लाकर लड़ाया जा सकता है? आप जरा सोचिए, क्योंकि उनके यहाँ पे बहुत सारे समर्थक हैं, बहुत अच्छे नेता हैं। सामान्य सीट है बिलासपुर, वक्त बताएगा। अब आ जाइए आप राजनांदगांव। राजनांदगांव में फिर आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर कांग्रेस की स्थिति बहुत अच्छी है, खासकर राजनांदगांव जिला में, खैरागढ़ में कांग्रेस। राजनांदगांव की 1 सीट छोड़ दो आप
तो वहां पे बाकी सभी सीटों पे कांग्रेस है। तो यहाँ पे एक बड़ा नाम है दलेश्वर साहू जी, जो डोंगरगांव से तीसरी बार विधायक बने। ताबड़तोड़ नेता हैं, जोरदार नेता हैं, बड़ा अनुभवी नेता हैं। मेरे को नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी उनके अलावा किसी और नाम पर विचार करेगी। लेकिन पूर्व में भोलाराम साहू जी लड़े थे, हार गए संतोष पांडे जी के खिलाफ। संतोष पांडे जी एमपी हैं। यशोदा वर्मा दोबारा जीती, खैरागढ़ बड़ा टफ चुनाव जीती। लास्ट में बताते हैं कि उनके जो इकलौते बेटे थे उनकी अचानक मृत्यु का उनको लोगों में एक सद्भावना दौड़ी, एक भावना दौड़ी कि इनको बहुत बड़ा आघात लगा है, हराकर इनको दोबारा आघात नहीं देना चाहिए। तो मेरे को लगता है कि यशोदा वर्मा जी और दलेश्वर साहू जी और राजनांदगांव की मेयर हेमा देशमुख जी, लेकिन फिर मैं बोलता हूँ आपकी दलेश्वर साहू जी। दुर्ग में लड़ाई है भूपेश बघेल जी को, क्या दिक्कत है? बहुत बड़े नेता हैं, 5 साल मुख्यमंत्री रहे, बड़े लोकप्रिय नेता हैं, कुर्मी समाज से आते हैं, बड़ा नाम है। हिंदुस्तान की राजनीति में वो कदम रख दिए थे, लड़ाना चाहिए कांग्रेस पार्टी को। भूपेश बघेल जी बिल्कुल आप लड़िए, आप मजा आ जाएगा। हो सकता है आपके लड़ने से 11 सीटों पे प्रभाव पड़ेगा। लड़के देखिए, मजा आएगा। फिर शायद विजय बघेल जी लड़े भाजपा से, कौन लड़ेगा कि फिर प्रत्याशी बदल जाएगा मैं नहीं जानता। लेकिन अगर भूपेश बघेल जी मना कर दिए मान लो, तो फिर ताम्रध्वज साहू जी जो लोकसभा चुनाव जीत चुके थे आपके 2014 में, या देवेंद्र यादव जी जो दोबारा एमएलए बने भिलाई से, यही जो आपके 2 लोग हैं जो वापस जीते हैं चुनाव आपके इस दुर्ग लोकसभा के अंतर्गत, आप मान के चलिए। तो मैं तो रिकमेंड करूंगा कि भूपेश बघेल जी आप लड़िए चुनाव, बिल्कुल लड़ना चाहिए आपको। बड़े नेता हैं, आप देश में दौरा करते थे, उत्तर प्रदेश जाते थे, बिहार जाते थे, बंगाल जाते थे, महाराष्ट्र जाते थे, तमिलनाडु, मजेदार लाना चाहिए आपको। रायपुर में कोई कैंडिडेट नहीं है कांग्रेस के पास। आपको मैं बता दूं, कोई लड़ना भी नहीं चाहता। 9 जैसे दुर्ग में 9 विधानसभा है, वैसे ही आपका यहाँ पे भी 9 विधानसभा है। रायपुर लोकसभा में 1 सीट जीती कांग्रेस, भाटापारा की। इंद्र साहू जी युवा नेता हैं, कोई अगर नहीं लड़ेगा तो क्या इंद्र साहू को कांग्रेस लड़ा सकती है? विकास उपाध्याय एक युवा नेता है, बड़ा नाम है। प्रमोद दुबे जी नहीं लड़ना चाहेंगे, लेकिन एक विद्याविया के पुराने करीबी 2 नेता हैं, राजेंद्र तिवारी जी, सुभाष दुप्पड़ जी, इनकी बहुत आकांक्षा रहती है चुनाव लड़ने की आपके। लेकिन मैं धनेन्द्र साहू जी का नाम इसलिए नहीं लूंगा क्योंकि तो बहुत बड़े नेता हैं, लोकप्रिय नेता हैं, लेकिन वो लड़ेंगे कि नहीं मैं नहीं जानता, शायद ना लड़े। तो ये विकास उपाध्याय जी, आपके सुभाष दुप्पड़ जी, राजेंद्र तिवारी जी और इंद्र साहू जी, देखते जाइए कौन लड़ता है। हाँ, अनीता शर्मा जी की टिकट कटी थी धरसियों से, क्या वो दावेदार हो सकती है? देखिए महासमुंद आइए आप, महासमुंद विद्याविया, स्वर्गीय विद्याविया शहीद विद्याविया की सीट है। पंडित श्यामा भैया, जिनको आप भगीरथ भगवान के का तुलना लोग किसान लोग देते हैं, जिन्होंने नहर नाली बांध बनाया, सिर्फ छत्तीसगढ़ नहीं पूरे मध्य प्रदेश में, उनके परिवार के किसी आदमी को चुनाव लड़ाना चाहिए। मैं रिकमेंड करूंगा अनादि शंकर शुक्ला या भवानी शंकर शुक्ला। इन्हीं लोग एक रोचक माहौल पैदा कर सकते हैं। जितना युवा लोग उतरेंगे और अच्छे लोग उतरेंगे उतना रोचक होगा चुनाव। लेकिन इसके अलावा द्वारकाधीश यादव जो आपके खल्लारी से दोबारा एमएलए बने, क्या वो भी लड़ना चाहेंगे? मैं नहीं जानता। लोकसभा चुनाव बहुत बड़ा होता है, इसके लिए हर दृष्टि हर मापदंड को देखना पड़ता है। लेकिन मैं फिर आपको रिकमेंड करूंगा कि शुक्ल परिवार के किसी एक सदस्य को, चाहे अनादि शंकर शुक्ला हो या भवानी शंकर शुक्ला हो, इनको चुनाव कांग्रेस पार्टी को लड़ाना चाहिए। अब आ जाइए आप मेरे ख्याल से हो तो गया महासमुंद, कांकेर सुरक्षित सीट। अनिला भेड़िया जी मंत्री थी, उनकी डोंडी लोहारा सीट कांकेर में आती है। आप मान के चलिए यहाँ पे कांकेर में 5 सीट कांग्रेस जीती है। देखिए जांजगीर में 8 की 8 सीट जीती है, सरगुजा में 0 है, रायगढ़ में 4 सीट कांग्रेस जीती है, रायपुर में 1 सीट, दुर्ग में 2 सीट, महासमुंद में 4 सीट, राजनांदगांव में 5 सीट, कांकेर में 5 सीट और बस्तर में 3 सीट। तो बस कांकेर की बात कर रहा था अनिला भेड़िया जी। वीरेश ठाकुर जी बहुत कम
मतों से चुनाव है, लगभग बराबर था चुनाव कांकेर का, लेकिन वीरेश ठाकुर जी को लड़ाएंगे कि नहीं। अंबिका मरकाम जी नगरी सिहावा की सीट जो धमतरी जिला में थी वो दोबारा एमएलए बनी है, बड़ी आदिवासी नेता है। तो मेरे को लगता है अनिला भेड़िया जी, सावित्री मंडावी जी जो आपके भानु प्रतापपुर से दोबारा एमएलए बनी है, ये मेरे को लगता है महिलाओं में ये सीट जा सकती है। और एक वीरेश ठाकुर जी तो वहीं है, मतलब अनिला भेड़िया जी, आपकी सावित्री मंडावी जी और अंबिका मरकाम जी। अब आई आपका बस्तर, आज के सांसद दीपक बैस जी, देखिए बहुत बड़ी गलती हुई थी इनसे। इनको या तो मैं नहीं जानता, जबरदस्ती इनको भूपेश बघेल जी प्रदेश अध्यक्ष बना, उस समय भी मैं बोला ये गलत राजनीति है, उनका खामियाजा भोगना पड़ा और वो विधानसभा हार गए चित्रकूट से, अपने गढ़ से। हारने के बाद उनकी क्या स्थिति और डावाडोल हुई होगी, बिल्कुल हुई है, मान के चलिए। कवासी लखमा लगातार चुनाव जीतने से बस्तर लोकसभा से आते हैं, उनको लड़ाइए, लेकिन वो हार चुके दिनेश कश्यप जी के सामने, आप याद रखिए आप। लेकिन मैं बता रहा हूं फिर एक नया नेता जो दोबारा एमएलए बना है बीजापुर से, इंद्रसा मंडावी, जोरदार। लेकिन इन सब के अलावा एक बड़ा नाम आपको फिर बताता हूं जो इतने झंझावातों में चुनाव जीते, वो है बस्तर के डॉक्टर लखेश्वर बघेल। क्या दीपक बैस को संगठन की जिम्मेदारी देकर डॉक्टर लखेश्वर बघेल को कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ाएगी क्या? मेरे को लगता है बहुत बड़ी उम्मीद डॉक्टर लखेश्वर बघेल की लोकसभा लड़ने की है। आप मान के चलिए, या तो नैचे रामेंद्र शाह मंडावी अगर दीपक बैस जी को नहीं लड़ाए तो। हालांकि दीपक बैस जी लोकप्रिय नेता हैं, जोरदार हैं, प्रखर वक्ता हैं, मैं नहीं जानता क्या होगा। इस तरह से नामी गिरामी लोगों को चुनाव लड़ाना चाहिए। मैंने बिलासपुर से टीएस बाबा का नाम लिया, अटल का एक नाम और देता हूं आपको, जय सिंह अग्रवाल जी, बड़े नेता हैं, अच्छे नेता माने जाते थे, हार गए कोरबा से, 5 साल मंत्री रहे, लड़ा दीजिए बिलासपुर से, कोई कमी नहीं है इनके पास। और वैसे भी व्यापारिक बस्ती है रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, ये व्यापारों की बस्ती है, खुद ही उद्योगपति व्यापार से जुड़े हुए हैं जय सिंह अग्रवाल जी। तो मेरे को लगता है कि एक बिलासपुर से एक नाम जय सिंह अग्रवाल का भी आ सकता है। अगर ये जो सब नाम है इसके अलावा 1-2 नाम अलग और आ सकते हैं, मैं नहीं जानता, ये मेरा प्रारंभिक विश्लेषण और आकलन है। जब तक ऐसे लोग नहीं लड़ेंगे, पुराने मंत्री, पुराने नेता, भूपेश बघेल जी, जय सिंह अग्रवाल जी, टीएस बाबा जी, कवासी लखमा जी, आपके शुक्ल परिवार से आदि शंकर शुक्ला, भवानी शंकर शुक्ला जी, आपके मान कर चलिए आपके दलेश्वर साहू जी, आपका टीएस बाबा जी बिलासपुर से, या उनके कैंडिडेट उमेश पटेल जी रायगढ़ की जिम्मेदारी दो आप। इस तरह की बड़ी बड़ी, शिव डहरिया जी जांजगीर से, इस तरह से जब तक धाकड़ बड़े बड़े नेता को कांग्रेस पार्टी झोंकेगी नहीं, उतारेगी नहीं, विकास उपाध्याय जी रायपुर से, तब तक आप मान के चलिए कि बहुत संभावना मेरे को नहीं दिखती। फिर भी ये लड़ते हुए जरूर दिखेंगे। अगर जिन नामों की मैं आपके सामने बात रखा, ये लड़ते हुए दिखेंगे, कुछ माहौल बनाने का प्रयास करेंगे, कुछ उम्मीद की किरण जगाएंगे। लेकिन आप मान के चलिए पूरे देश में वातावरण भिन्न हो चुका है। 303 सीट है। मेरे को नहीं लगता कि मोदी जी आज भी कहीं से 0.1% भी लोकप्रिय हैं। कितनी सीट आएगी मैं नहीं बोलूंगा, बोल सकता हूं लेकिन मजा नहीं आएगा, आनंद नहीं आएगा। इंतजार करिएगा मेरे लंबा एनालिसिस का। तब तक पूरे हिंदुस्तान में मेरे इस चैनल को, यूट्यूब चैनल सत्य साक्षात्कार को आप शेयर करिए, सेंड करिए, फॉरवर्ड करिए और सबको सब्सक्राइब करने के लिए जरूर बोलिए। ये विश्लेषण, ये आकलन आपको कैसा लगा आप जरूर बताइए। जय मां भारती, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद।